गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। और लास्ट क्लास में अपने ओजोन के बारे में डिस्कस किया था। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीय कारक है, क्यों? क्लियर? तो देखें, ओजोन का जब विघटन होता है तो O3 मॉलिक्यूल टूटता है किसमें? O2। ये क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन सिर्फ, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी ये होती है नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर? तो इसमें अपने लिखते हैं कि ओजोन अणु टूटकर O2 व नवजात ऑक्सीजन में टूटता है। और नवजात ऑक्सीजन के कारण ओजोन O3 एक प्रबल ऑक्सीय कारक है। ऑक्सीय कारक है। क्लियर? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर? अब इस नवजात ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ करते हैं? क्लियर? ओजोन क्या करता है? आयोडाइड आयनों से अभिक्रिया करके, ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या निकलती है? नवजात ऑक्सीजन निकलती है। अब इस ओजोन का उपयोग, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका, ओजोन का। ओजोन आयोडाइड आयनों से, आयोडाइड जिसे बोलते हैं I-, आयनों से अभिक्रिया करके इसे आयोडीन में बदल देता है। इसे आयोडीन में बदल देता है। बदल देता है। क्लियर? ये तो बात आ गई। अब आयोडाइड आयन अपने पास क्या है? अभिक्रिया को बैलेंस करके लिखना है कि ओजोन की आयोडाइड आयन के साथ अभिक्रिया लिखो। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये है 2I- प्लस O3 प्लस H2O, यानी अपने आयोडाइड आयन लिए, ओजोन लिया, और अभिक्रिया कब होती है? जब अपने पास क्या हो? जलीय विलयन होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिया? H2O ले लिया। तो ओजोन क्या करेगी? इसको तो बदल देगी I2 में, यानी जो आयोडाइड आयन है, क्या है? आयोडाइड आयन, ये किस में बदल जाएगा? आयोडीन में बदल जाएगा। आयोडीन में बदल जाएगा। और क्या बनेगा? OH- बनेगा, 2OH-। क्लियर? प्लस O2 बचा क्या? एक O2 का अणु और बच गया। अब ये समीकरण आती है, इसलिए आती है कि आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है कि आयोडाइड आयन की ओजोन के साथ अभिक्रिया लिखो। तो आयोडाइड आयन जब ओजोन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ओजोन का एक प्रबल ऑक्सीय कारक है, ये क्या करेगी? आयोडाइड आयन को आयोडीन में बदल देती है। क्लियर? और इस अभिक्रिया के द्वारा जो आयोडीन बनती है, ठीक है, इसका उपयोग सोडियम थायोसल्फाइड के साथ अनुमापन में किया जाता है। तो इसमें लिख देते हैं, इस अभिक्रिया के
फलस्वरूप बनने वाली आयोडीन का उपयोग, आयोडीन का उपयोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ मात्रात्मक अनुमापन में किया जाता है। किया जाता है सिंपल। तो सोडियम थायोसल्फेट के मात्रात्मक अनुमापन के में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। ठीक है, और यह ओजोन के मात्रात्मक आकलन की विधि है, यानी कितना काम आ रहा है कितना नहीं काम आ रहा है। ठीक है, अपने सिंपल ज्यादातर ही आता है के साथ अनुमापन में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ओजोन के मात्रात्मक आकलन में किया जाता है। किया जाता है। सिंपल है, बहुत आसान है ये चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने ये क्वेश्चन किए उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है? H2SO4 के वियोजन की बात करते हैं। H2SO4 के वियोजन की बात दो टाइप से होता है, तो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन माना जाता है। H2SO4 के लिए कहते हैं कि Ka1 यानी प्रथम वियोजन बहुत ज्यादा होता है Ka2 की तुलना में। क्लियर? प्रथम वियोजन बहुत ज्यादा होता है Ka2 की तुलना में। क्यों? तो क्वेश्चन अपने लिख लेंगे। हेलो, तो ये अपने पास ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर अपने H2SO4 का वियोजन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? H प्लस HSO4 माइनस। क्लियर? ये है Ka1, इसे बोलते हैं प्रथम वियोजन। क्या बोला जाता है? वियोजन, जिसका मान क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इसका दूसरा वियोजन कराएंगे तो क्या होगा? HSO4 माइनस। ये अपने पास क्या है? Ka2। तो क्या बन गया? H प्लस SO4 माइनस 2। ये है द्वितीय वियोजन। द्वितीय वियोजन ये है Ka2 और ये अपने पास Ka1। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वियोजन में जो प्रथम वियोजन होता है वो क्या होता है? एक उदासीन अणु में से होता है, और उदासीन अणु में से H+ निकालना बहुत आसान होता है। उदासीन अणु में से H+ निकालना बहुत आसान होता है, जबकि जो दूसरा वियोजन होता है वो क्या होता है कि एक ऋणात्मक अणु से होता है, और ऋणात्मक अणु से H+ निकालना मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत कम होता है। क्लियर? लिख देते हैं। H2SO4 का प्रथम वियोजन
एक उदासीन अणु में से होता है, अणु में से होता है, और उदासीन अणु में वियोजन आसान होता है। आसान होता है, ठीक है। परंतु HSO4 में वियोजन एक ऋणात्मक अणु में से होता है, ऋणात्मक अणु में से होता है, में से होता है, तथा ऋणात्मक अणु से H+ निकालना मुश्किल होता है। इस कारण द्वितीय वियोजन जैसे बोलते हैं Ka2 प्रथम वियोजन से कम होता है, कम होता है। क्लियर? ये हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि SO2 में दोनों सल्फर ऑक्सीजन बंध लंबाइयां समान है। क्वेश्चन ये है SO2 में दोनों बंध लंबाइयां समान है, बंध लंबाइयां समान है, क्यों? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर बंध लंबाइयां समान की बात होती है, तो उसमें क्या होता है, पहले तो अनुनादी संरचना बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? अनुनादी संरचना बनानी पड़ती है। तो सल्फर ओजोन की तरह होती है, ठीक है, एक ऑक्सीजन माइनस और ये अनुनादी संरचना एक दूसरे में बदलती रहती है। सल्फर ये यहां पर गया और ये वाला यहां पर आया, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां प्लस मेंटेन रहेगा और यहां पर माइनस चार्ज। अब अनुनादी संरचना ये SO2 की अनुनादी संरचना, ठीक है, ये है अपने पास। अब अनुनाद के कारण क्या ये बंध एक दूसरे पर गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। तो लिख देते हैं, सिंपल सी बात है आंसर। SO2 में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण बंध लंबाइयां समान हो जाती है, जिसके कारण बंध लंबाइयां समान हो जाती है, क्योंकि बंध एक दूसरे पर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, बंध एक दूसरे पर मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्लियर? अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं
इंपॉर्टेंट आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाती है, ठीक है, तो मैं अलग से लिख देता हूं इसको, ठीक है। अभिक्रियाएं, पहली अभिक्रिया है अपने पास, वो है जब CaF2 अभिक्रिया H2SO4 के साथ होती है तो क्या बनता है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और एग्जाम में काफी बार आ चुकी है। क्लियर। सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखो, CaF2 प्लस H2SO4, तो CaSO4 प्लस 2HF, पहली अभिक्रिया तो ये है, आसान है। दूसरी अभिक्रिया भी इससे भी आसान है। दूसरी अभिक्रिया में अपने को क्या लिखना है, उस अभिक्रिया में लिखेंगे जब H2O में SO3 गैस प्रवाहित की जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, ठीक है, H2SO4 निर्माण के समय, तो उसके अंदर SO3 गैस प्रवाहित की जाती है। तो लिखते हैं जब H2O में SO3 गैस प्रवाहित की जाती है, तो देखो सिंपल है, SO3 प्लस H2O, तो क्या बन गया H2SO4। आसान। ये कुछ दो चार सिंपल अभिक्रियाएं हैं, बाकी मैं अभिक्रियाओं का एक अलग से पार्ट बना के करवाऊंगा आपको। क्लियर है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, वो है सल्फर के ऑक्सी अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सल्फर के ऑक्सी अम्ल, ठीक है। सबसे पहले जो ऑक्सी अम्ल है अपने पास वो लिख देता हूं H2SO4, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। उसके बाद में आपको एक ऑक्सीजन घटाना है, तो घटाने के बाद कौन सा बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्लियर। एक ऑक्सीजन घटाओ, H2SO3, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरस अम्ल। फिर एक ऑक्सीजन और घटाओ, H2SO2, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपो सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है। संरचना बनानी है तो याद रखना, सल्फर बनाया, ऊपर एक ऑक्सीजन और एक OH जोड़ दो, ये ऑक्सी अम्ल के लिए होना जरूरी है। ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, एक ऑक्सीजन एक OH बच गया, तो एक ऑक्सीजन मैंने यहां बढ़ा दिया और एक OH, तो देखो H2SO4। क्लियर। इसकी क्षारकता कितनी है, क्षारकता इसकी 2 है। क्लियर। अब H2SO3 में सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH जरूरी है। अब अपने पास क्या रह गया, एक तो ऑक्सीजन रह गया और एक रह गया अपने पास हाइड्रोजन, H2SO3। इसकी क्षारकता कितनी है, 1, और अम्लता भी क्या है, 1। जितने OH जुड़े रहते हैं वो क्षारकता, जितने H जुड़े रहते हैं वो अम्लता होती है। क्लियर है बच्चों। ठीक। उसी टाइप से H2SO2 में सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर डबल बॉन्ड लगेगा, एक H इधर
एक H इधर। इसमें अम्लता कितनी है? 2। बस ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, अलग होती है, H2SO2। क्लियर? अब बात करते हैं अपने पायरोसल्फ्यूरस अम्ल की। किसकी? पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, एक H2SO4 है, उसे बोलते हैं पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 के बाद H2SO5 आएगा। ठीक है, तो बना देता हूं मैं, ये इससे ध्यान रखने का, ये स्ट्रक्चर है। ये है अपने पास H2SO5। ठीक है, इसे बोलते हैं पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे बोला जाता है केरो अम्ल। क्या? केरो अम्ल बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो संरचना में कुछ नहीं करना, एक OH की जगह यहां पर एक ऑक्सीजन और ऐड करना है, तो संरचना इसकी बहुत आसान है। ये सल्फर, ऑक्सीजन, OH, इधर OH, इधर एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन, फिर H। ये है इसके अंदर जो बंध पाया जाता है, ये पेरोक्साइड वाला बंध होता है, ये वाला। ठीक है, H2SO5, इसलिए बोलते हैं पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ठीक। हाँ, अब उसके बाद में जो अपने पास एसिड आता है वो होता है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो नाम क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? H4S2O8। इसमें से H2 घटा दो तो अपने पास पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आ जाएगा, H2S2O7। तो ये है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। संरचना बनानी है तो संरचना बनानी भी बहुत आसान है। 2 सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचनाएं लो, उसमें से H2O घटा दो। ठीक है, H2O घटाएंगे, H2O घटाएंगे तो क्या होगा? ये उड़ा देते हैं अपने, जल का अणु निकल जाएगा, पायरो है तो। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, नाम क्या है इसका? पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O7। इसे बोला जाता है ओलियम। क्या बोला जाता है बच्चों? ओलियम बोला जाता है। ओलियम याद रखना, ओलियम क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, उद्योगों में क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं साइड में। उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम के रूप में संग्रहित किया जाता है। ओलियम के रूप में संग्रहित किया जाता है, किया जाता है। इसलिए इसे कच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। क्लियर? ये सिंपल सी बात है। तो कच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं? ओलियम को कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ओलियम का सूत्र क्या है? H2SO7। इसमें पानी मिलाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? 2H2SO4।
तो आपके पास सिंपल सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओलियम की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। काफ़ी है इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल पूछ लेते हैं, कोई 4 ऑक्सी अम्ल बताओ, ठीक है। या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, 2 हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट ग्रुप करते हैं, वर्ग 15 हो गया, वर्ग 16 हो गया, अब वर्ग 17 की अपने बात करते हैं, ठीक है। तो वर्ग 17 के तत्व, 17 के तत्व। तो वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोला जाता है? हैलोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैलोजन, हैलोजन्स। हैलोजन क्या होते हैं? एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जहां पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हेलस, जिसका मतलब क्या होता है? लवण, और जन का मतलब होता है बनाने वाले। हैलोजन अपने पास कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटीन। लास्ट वाला रेडियो एक्टिव है। तो वे तत्व जो लवणों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? हैलोजन्स कहलाते हैं। तो लिख देते हैं, वर्ग 17 के तत्व लवणों का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, इसलिए हैलोजन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन्स कहलाते हैं। जैसे NaCl, KCl, AgBr, NaBr, ये सारे लवण होते हैं, ठीक है। MgCl2, ये सारे लवण होते हैं। लवण बनाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। क्लियर। तो अब ये इसमें कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अपने पास आते हैं। क्लियर। पहले बात करते हैं परमाणु आकार की। तो इसमें पहला पॉइंट डाल देते हैं, परमाणु आकार। परमाणु आकार, इसमें लिखो कि जैसे ही अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, सेम है परमाणु आकार में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु आकार भी बढ़ता है। लिख देते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है। क्लियर। आकार का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटा आकार किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, और सबसे बड़ा आकार एस्टेटीन का होगा। ठीक है। तो परमाणु आकार का बढ़ता क्रम है। ठीक। हाँ, ये आसान सी बात है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखना वाला है कि सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता किसकी होती है। यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, नीचे 2-3 बात है। सबसे अधिक विद्युत ऋणता, सबसे अलग है, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन F की होती है। क्लियर। तो ये याद रखनी है,
सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। और क्रम क्या होता है, याद रखो, फोन याद रहेगा सभी को, फोन सभी यूज करते हैं, तो फोन FON, विद्युत ऋणता का क्रम, विद्युत ऋणता का क्रम, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये क्रम रहता है। क्लियर है बच्चों? तो ये काफी सिंपल सा अपने पास टॉपिक था, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इसमें विद्युत ऋणता में से आते हैं। क्लियर? और विद्युत ऋणात्मकता इस ग्रुप की विशेषता होती है, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं अपने, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो होता है विद्युत ऋणात्मकता में से आ जाता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता में से, ठीक है। ये अपने पास कोई ए और बी के बीच में बंध है, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे बोलते हैं बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है ना, वो क्या कहलाती है अपने पास, विद्युत ऋणता। तो लिख देते हैं बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। कहलाती है। क्लियर? सिंपल है। और अब ये क्या होती है, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत ऋणता, ये भी लिख देते हैं। यह परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी विद्युत ऋणता व्युत्क्रमानुपाती 1/, परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, कम। परमाणु आकार घटेगा तो विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरे आवर्त में क्या होता है, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है। क्या होता है कि दूसरे आवर्त में, लिख देते हैं, दूसरे आवर्त में फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, इस कारण इसकी विद्युत क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ये था अपने पास इसकी विद्युत ऋणता का इंट्रोडक्शन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ताकि अपने रिवीजन आसानी से हो और चैप्टर भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।